वेलकम व्यूअर्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लासिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर क्या होता है। सो क्लासिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक सिंपल एग्जांपल है क्लासिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर की। अगर एक मास किसी भी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड कर दिया जाए तो ये और इसे अलाउ किया जाए ऑसिलेट करने के लिए। इस फिगर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एम मास जो है इसे एक स्प्रिंग के थ्रू अटैच किया गया है, और अगर ये मास इस एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे तो इसे हम क्लासिकल मैकेनिकल ऑसिलेटर बोलेंगे या फिर मैकेनिकल ऑसिलेटर बोल सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टॉपिक हम अभी कर रहे हैं ये सभी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की हैं। तो इसमें हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इस मास m और इस सरफेस के बीच में कोई किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, या फिर किसी भी तरह का कोई अपोजिंग फोर्स इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो सपोज कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास किसी मीन पोजीशन पे जो m मास है ये प्लेस्ड है। सपोज ये जो पॉइंट है तो मीन पोजीशन हम इसे मान लेते हैं, इसे O मान लेते हैं। और कुछ फोर्स लगाने के बाद अगर इस मास ने x डिस्प्लेसमेंट किया, ओके, और अगर हम उस फोर्स को अगर रिमूव करेंगे तो ये मास जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा और ये मास हो सकता है कि वो अंदर की तरफ भी ये मूव कर जाए और जो स्प्रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस सेंट्रल पोजीशन को जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही तो इसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं। और जब कोई फोर्स लगा दी जाए और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए इस मास की, तो इससे हम ये मान लो कि ये जैसे x यहाँ पे दिखाया गया कि x डिस्टेंस से इसने डिस्प्लेसमेंट की है, तो इस x को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस मैकेनिकल ऑसिलेटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, और वो फोर्स जो है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के अकॉर्डिंग जनरेट होगी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जनरेट होगी, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। और के क्या है, के जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसे। स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरह से अगर ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर, मतलब सेकेंड इंटेग्रल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये हमारे पास फोर्स है और यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड इंटेग्रल है। और अगर हम इक्वेशन नंबर, अच्छा हम इस इक्वेशन को एक नंबर दे देते हैं, नंबर 1, और इस इक्वेशन को नंबर देते हैं नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया जाए तो दोनों अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, मतलब एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए।
या फिर डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स होना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस के बाय एम को कुछ पुट कर देते हैं, लाइक पुट के बाय एम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। सो द अबव इक्वेशन विल बी डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट एक्स। और यही इक्वेशन तो होती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हुई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द मोशन, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास सेम ही है। सो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ऊपर वाली इक्वेशन, इसे हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मैकेनिकल ऑसिलेटर है। सो इसे हम कुछ नंबरिंग दे देते हैं, लाइक इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे कुछ ओमेगा स्क्वायर था ना, और सो इसलिए हम इसे भी ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जनरल सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर जनरल सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारे पास x इज इक्वल टू a cos ओमेगा नॉट t। ओके, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, हेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ से टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है, या फिर टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2 पाई ओमेगा। सो इसलिए हमारे पास ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू के अपॉन एम। सो ये हमारे पास टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम इस मैकेनिकल ऑसिलेटर की एनर्जीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो एनर्जी ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यू के मतलब एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ एम वी स्क्वेयर। ओके,
अब v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम ऐसे लिख सकते हैं dx बाय dt इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो हाफ m डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है a cos ओमेगा टी, हम इसे नंबर दे देते हैं, नंबर इक्वेशन नंबर 4। सो ऑफ m और यहाँ पे a cos ओमेगा नॉट टी, ब्रैकेट क्लोज। सो यू के की वैल्यू जो है हमारे पास, यू के इज इक्वल टू 1/2 m a माइनस साइन ओमेगा नॉट टी, और इसे हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और फर्दर जो है ओमेगा नॉट टी की डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास आ जाएगा एक ओमेगा नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी यू के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा ए साइन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे एक नॉट भी पड़ेगा। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स होगा। ओके, सो इस इक्वेशन में सिंपली हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 डी यू। अच्छा, पोटेंशियल के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में पी डाल देते हैं, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये जो डी यू पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा के एक्स डी एक्स। और अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यूपी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स डी एक्स को। ओके, सो यूपी विल बी के एक्स स्क्वेयर और साथ में डिवाइड में एक 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, बट एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए कॉज ओमेगा नॉट टी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
1/2 के ए कॉस ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे स्क्वायर था एक्स के, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी आ जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी हैंड राइटिंग के लिए। सो अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं इसकी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना आएगा इसका? टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आई थी 1/2 ma² ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी हमने फाइंड की 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है। 1/2 कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ओके। कुछ और कॉमन है क्या? यहाँ पे हमारे पास और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, ओमेगा नॉट, हाँ यहाँ भी एक ओमेगा नॉट पीछे था क्या? नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस के कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। सो बट हमने एक पीछे इक्वेशन लिखी थी, ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है? k/m के। सो हम k की जगह क्या पुट कर सकते हैं? k की जगह पुट कर सकते हैं m ओमेगा नॉट स्क्वायर। इट इम्प्लाइज टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? 1/2 ए स्क्वायर इंटू m ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब देखो इसमें से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/2 ए स्क्वायर m ओमेगा नॉट स्क्वायर, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस
cos square omega naught t. This bracket will be 1. So total energy will be 1 by 2 a square m omega naught square. This will be the equation for the total energy of mechanical oscillator. सो आगे बढ़ते हैं, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करनी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो इसके लिए सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कंसिडर कर लेनी है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जिसे हमने यू के से लिखा था, इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी। आप देख सकते हैं पीछे इक्वेशन में हमने यही लिखा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए, मतलब अगर आप ये कंसीडर कर रहे हैं एक मैकेनिकल ऑसिलेटर, तो अगर ये मीन पोजीशन पे है, अगर ये मीन पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ओ के ऊपर प्रेजेंट है, और अगर हम इसको स्ट्रेच करके कुछ एक्स डिस्टेंस से आगे लेके जाते हैं और इसके बाद अगर हम छोड़ते हैं इसे, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस मास m को या फिर इस बॉडी को एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए t टाइम लगा हो, तो हम इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब एक सर्कल के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया, t है मान लो। सो इस पूरे साइकिल के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी रही, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस काइनेटिक एनर्जी को 0 से लेके जितना भी टाइम लगा हो उसके अंदर सबको ऐड करके और टोटल टाइम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को यू के बार से हम डिनोट कर देते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 1/2 एम ए स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी। ओके, और इसमें वेरिएबल क्या होगा, टाइम dt। और इस सब को हमें किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल टाइम टेकन के साथ। तो टोटल टाइम एक सर्कल के लिए कितना होगा, कैपिटल टी। सो हमने इसको कैपिटल टी के साथ डिवाइड कर दिया। सो ऐसे हम फाइंड करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले तो यू के जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं। जैसे एम ए स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर अपॉन 2t, तो इन सब चीज़ों को हमने बाहर कंसिडर कर लिया। और अंदर जो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया वो होगा साइन स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी। अब काइनेटिक एनर्जी हम कितने साइकिल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, एक साइकिल के लिए, और एक साइकिल के लिए टाइम कितना लगा है, ये टी टाइम लगा है। सो लिमिट जो है हम 0 से टी फिल कर देंगे। अभी हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर
थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं इसमें। ओके, सो इसे आप ना भी शो करें तो इट्स ओके। सो इस इक्वेशन को हमने इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ करना है। तो यू के इज इक्वल टू एम ए स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2t इंटेग्रल 0 to t 1 minus cos 2 omega t divided by 2. So this will be, और पूरे का जो वेरिएबल है वो है dt। यहाँ से 2ma स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4t इंटू इंटेग्रल 0 to t dt प्लस इंटेग्रल 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। ओके, अब जब आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी कुछ इस तरह से। टू एम ए स्क्वेयर ओमेगा नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4t और इसकी वैल्यू आ जाएगी t प्लस 0। ओके, क्योंकि ये वाला जो इंटेग्रल होता है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। इसको हम किसी एक सेपरेट वीडियो में इसे प्रूफ कर देंगे। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी माफ़ कीजिएगा, ये एक 2 हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे। So this will be 2a square omega naught square m divided by 4। फिर से ये 2। ओके, तो दिस विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर द मैकेनिकल ऑसिलेटर। नाउ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं अभी। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो इसके लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। वी नो दैट यू पी हमने फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले 1/2 के ए स्क्वेयर साइन कॉस था ना उसमें, कॉस स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी। सो एवरेज फाइंड करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप जैसा कि हमने काइनेटिक एनर्जी में किया था। तो सबसे पहले एवरेज के लिए हम थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं यूपी बार और
इसे 1/t से डिवाइड करना पड़ेगा और साथ में ही 1/2 के कांस्टेंट है, ए स्क्वेयर भी कांस्टेंट है और इंटेग्रल के अंदर जो है कॉस स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी dt आ जाएगा। ओके, और जो लिमिट है वो हमारे पास 0 to t आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं। कॉस क्या एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें। हमें पता है कि कॉस थीटा जो है, कॉस स्क्वेयर थीटा जो है, कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इस इक्वेशन को हम इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। मैं ये सो यूपी विल बी 1/2t के ए स्क्वेयर, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं, और इंटेग्रल के अंदर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2, और इस सारे के जो वेरिएबल है यहाँ पे वो हो जाएगा dt। सो यूपी विल बी, यूपी बार विल बी, या फिर पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विल बी के ए स्क्वेयर बाय 4t। अब हम उसी तरह से इसे भी फाइंड करेंगे। 0 to t dt, यहाँ भी 0 to t प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी इंटेग्रल के अंदर dt, और इस पूरे इंटेग्रल वाली टर्म्स को हम एक बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विल बी के ए स्क्वेयर अपॉन 4t इंटू t प्लस 0। ओके, so this will be average potential energy Ka square upon 4 or we know that omega naught square is equal to k by m। सो k की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। UP इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय 4। तो ये जो है हमारे पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। सो हम इस तरह से इन इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं, और आने वाली कुछ वीडियोस में हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो हैं हम इसे क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।